चलो इसको भी बताते हैं। कल हमें शब्दावली शुरू करनी थी ना, अभी किया नहीं। कल शब्दावली शुरू कर रहे थे ना। हाँ, इंदौर से, इंदौर में जन्म हुआ था। चलेगा। तो बैडमिंटन की बात चल रही थी और आज हम लोग बात करने वाले बैडमिंटन में किसके बारे में, शब्दावली के बारे में। तो शब्दावली पढ़ना है, देखते हैं। और जो ग्रैंड स्लैम की शब्दावली ना, वो हम लोग टेनिस में कवर कर लेंगे, क्योंकि ग्रैंड स्लैम किसके अंतर्गत खेला जाएगा, वो टेनिस टूर्नामेंट में ही है। तो उसके शब्दावली और कप वगैरह वो सारी चीजें कहाँ पढ़ लेंगे, टेनिस में पढ़ लेंगे। बैडमिंटन के बाद हम लोग टेनिस की बात करेंगे, तो वहां पे ये सारी बात आ जाएंगी। चलिएगा, देखते हैं क्या क्या शब्दावली होती हैं। नाम बहुत बढ़िया बढ़िया है, इनके हम एक एक करके अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लव, लव ऑल, ड्यूस, ये यूस लिख गया, ये ड्यूस है, ठीक है। रैली, लेट, रवर, मैच पॉइंट, इन सब के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये सभी हमें पढ़ना है और याद रखना है कि ये सभी बैडमिंटन से संबंधित क्या है, अपनी शब्दावली है, ठीक है। अब देखो यहां से थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। यदि बात की जाए कि भाई यहाँ पे समझें कि लव जो शब्दावली है इसका क्या विशेष अर्थ होता है, तो आप बताएंगे कि जब दोनों पक्ष या दो खिलाड़ी आपके पास हैं और जब दोनों खिलाड़ियों के एक भी पॉइंट नहीं है, तो वो कंडीशन या स्थिति क्या कहलाती है, उसे कहते हैं लव, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, जब बात आएगी लव ऑल, तो दोनों तरफ, अभी तो ये खेल की शुरुआती स्थिति, जब खेल शुरू हो गया और दोनों तरफ या दोनों खिलाड़ियों का स्कोर कैसा है, 0 है, 0 है, ये बराबर, या हाँ बराबर भी कह सकते हैं। देखो क्या बताया मैंने, खेल शुरू हो चुका है और अभी आपके खिलाड़ियों का स्कोर कोई सा भी हो, 0 भी हो सकता है, मतलब दोनों खिलाड़ी एक ही स्कोर पे होंगे, यानी कि खेल शुरू हो गया, अभी किसी के पास कोई पॉइंट नहीं है, या ऐसा कह लीजिएगा जो भी स्कोर होगा वो दोनों खिलाड़ियों का कैसा होगा, बराबर होगा। तब उस समय की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तब कहा जाता है लव ऑल। यानी कि ये तो शुरुआती स्थिति हो गई, और ये कैसी स्थिति, जहां पे खेल शुरू हो चुका है और दोनों का स्कोर लगभग एक समान स्थिति में है। आगे की बात करेंगे, ड्यूस, जो हम याद रखेंगे, ड्यूस याद रखेंगे, दोनों तरफ खिलाड़ियों का 21 स्कोर हो जाए, क्योंकि समझना ये जो खेल खेला जाता है वो 21 गोल टारगेट करके खेला जाता है ना। तो अब आप बताएंगे कि 20-20 तो दोनों के हो गए, यानी कि मैच कैसी स्थिति में पहुंच गया, ड्रॉ की स्थिति में पहुंच गया। तो अब हम यहां से याद रखेंगे, जब दोनों पक्ष या दोनों प्लेयर या दोनों खिलाड़ियों का स्कोर कितना हो जाए, 20-20 हो जाता है, 20-20 होता है, इसे ड्यूस कहते हैं। याद कैसे रखेंगे, हम लोग क्रिकेट में ड्रॉ शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब जब दोनों पक्ष का स्कोर कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। या आप बराबर तो नहीं कहेंगे, आप यहाँ पे पॉइंट्स याद रखेंगे, कितने पॉइंट्स हो जाए दोनों के, 20-20 हो जाते हैं। उस समय की कंडीशन को हम किस शब्दावली से डिनोट करेंगे, तो आंसर कर देंगे ड्यूस के नाम से हम उसको जानते हैं। अगली बात देखिएगा, आगे की बात करें, रैली। रैली का मतलब हो गया सर्विस और पॉइंट गिरने का समय। जब आपने शॉट मारा या हमने खेल की शुरुआत की, उसके बाद आपकी कॉक या शटल गिरती है, तो उस समय का जो समय या टाइम है उसे क्या कहते हैं, रैली कहते हैं। चलिएगा अगली बात देखते हैं। अब देखें कि लेट, लेट किसे कहा जाता है, जब एक खिलाड़ी तैयार ना हो और दूसरा खिलाड़ी क्या कर देगा, शॉट खेलेगा, यानी कि सर्विस कर देता है, उसे कहते हैं लेट। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा हम लोग करते हैं कि अपन ने देखा, जैसे हम लोग खेल भी रहे हैं, हमने देखा कि खिलाड़ी तैयार नहीं है और हमने यहां से क्या कर दिया, सर्विस कर दी, या आपने यहां से शॉट मार दिया, तो वो क्या टर्मिनोलॉजी बन जाती है, लेट बन जाती है। अगली बात देखिएगा, सर्व से याद, रवर, रवर से याद रखेंगे, ये तीसरा और अंतिम निर्णायक सेट होता है, क्योंकि ये पूरा मैच जो है बैडमिंटन का आपका अलग अलग सेट में खेला जाएगा। तो आपसे पूछ लेगा बताओ अंतिम और लास्ट सेट क्या होता है, तो आप बताएंगे रवर। सेट पॉइंट, ये कुछ ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, क्यों, क्योंकि ये वो पॉइंट है या वो टर्मिनोलॉजी है जिसके कारण कोई खिलाड़ी क्या करेगा, अपनी जीत दर्ज करवाता है। तो वो खिलाड़ी जिस पॉइंट से या जिस टर्मिनोलॉजी से जीत दर्ज करवाएगा उसे क्या कहते हैं, सेट पॉइंट कहते हैं। यानी कि आपकी जीत क्या है, सेट है। पहले से जिस पॉइंट से आपकी जीत सेट हो जाए तो आप कहेंगे वो हो गया सेट पॉइंट, ठीक है। तो ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अगली बात देखते हैं, अब
रबर ये है अंतिम और निर्णायक सेट जिसमें वो खिलाड़ी जीतेगा या स्कोर करेगा। 3 सेट में पूरा मैच होगा, 3 सेट में क्या हुआ, 2 सेट में उसने ड्रॉ कर दिया। अब अंतिम सेट क्या, अंतिम सेट वो फाइनल मैच या फाइनल समय मान लीजिएगा जिसमें वो खेलेगा। अब सेट पॉइंट क्या होता है, जिस शॉट से या जिस में वो जीतेगा, जिस पॉइंट से वो जीतेगा उस पॉइंट का नाम दे दिया सेट पॉइंट। ठीक है, हाँ सेट 3 रहेंगे। मैच पॉइंट की बात करेंगे तो अंतिम पॉइंट जिसमें जीत घोषित की जाएगी। अब देखना तीनों लगभग एक जैसे, थोड़ा सा अंतर समझ लेना, कैसे समझोगे सुनिएगा। हम जैसे बात करें कि आपने अभी देखा था कि 20-20 गोल या पॉइंट की बात कर रहे थे, है ना, तो बात आपका यहाँ पे लेवल था। अब जरा समझना रबर क्या है, ये तीनों जो मैच खेला जाएगा बैडमिंटन का तो वो कितने सेट में खेला जाता है, 3 सेट में खेला जाता है। ऐसे करके याद रखेंगे। यहाँ पे हो सकता है आप ड्यूस की स्थिति में हो। अब अगले सेट में आप यहां से क्या करेंगे, वो निर्णायक सेट होगा जहां से पता चलेगा कौन या कौन सा पक्ष जीतने वाला है। उसको तो नाम दे दिया हमने क्या, रबर। अगली बात समझिएगा, सेट पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट में कोई खिलाड़ी जीतता है या अपनी जीत दर्ज करता है उसका नाम दे दिया आपने। ठीक है, ये इसी का एक अंतिम रूप कह सकते हैं या उसी से संबंधित अगला स्टेप कह सकते हैं। तो मैच पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट से कोई खिलाड़ी जीतेगा, यानी कि जिस खिलाड़ी के द्वारा 21वां पॉइंट हासिल किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा और उस खिलाड़ी की क्या हो जाती है, जीत होगी। तो ये हम तीनों बातें याद रखेंगे। देखो एक तीनों है ना, तीनों मैच, तीनों में आप या किसी भी खिलाड़ी को क्या करते हैं, विजित घोषित करेंगे। फिर से सुन लो, कोई बात नहीं है। ये बताया कि जैसे अपने पास 2 पॉइंट थे, मतलब 3 सेट हैं, 3 सेट में अभी तक का स्कोर कैसा रहा, ड्यूस के बराबर की स्थिति में था। अब इसको आप क्या कहेंगे, ये अब अंतिम दौर में है, ये निर्णायक है जिसको अपन ने नाम दिया रबर। ठीक है, जहां पे आप क्या करेंगे, खिलाड़ी अपनी निर्णायक स्थिति में या तो जीतेगा या फिर हारेगा। अब क्या करेगा, तो अब जरा समझना, यहां पे जो अब पहला शॉट खेलेगा या रिली या सर्विस करेगा तो उसको आप क्या कहते हैं, सेट पॉइंट कहते हैं, जिसमें वो अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगा। और जिस पॉइंट से जीता है उस पॉइंट को क्या कह दिया आपने, मैच पॉइंट कह दिया। ठीक है, अगली बात पे आ जाओ। अब जब देखें कि आपसे कभी पूछे बैडमिंटन का पुराना नाम क्या है, तो कुछ लोग इसे आज भी क्या कहते हैं, रैकेट खेल रहे हैं, कहते भी, हम लोगों ने सुना भी है, बोला भी है कि बैडमिंटन कह लो, रैकेट कह लो, कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। मतलब कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि बताइएगा रैकेट का नया नाम क्या है, तो हम क्या बता देंगे, बैडमिंटन बता देंगे, या इसका पुराना नाम पूछेगा तो वो बता देंगे। अगली बात पे आओ। अगली बात करें, कैरी। कैरी का मतलब है कि जब हम शटलकॉक को रैली या सर्विस कर रहे होते हैं तो जिस ऊंचाई पर उसको ग्राउंड पर टच ना हो, जैसे मान लो आपने उसको शॉट करने के लिए आपने, जैसे हमारे हाथ में क्या होगा, आपके हाथ में रैकेट होगा, तो हम उसको सतह यानी कि धरातल से कुछ विशेष ऊंचाई पर रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं भाई, सर्विस की जाती है या खेल की शुरुआत की जाती है, तो उसे क्या करते हैं, कैरी। मतलब हम उस शटल को उठा करके कैरी यानी कि ले जाने या शॉट मारने की शुरुआत स्थिति को क्या कहा जाता है, कैरी कहा जाता है। अगली बात देखें जरा, आगे की बात करें तो आप याद रखेंगे कॉर्क, इसे तो हम जानते ही हैं, कौन है, अरे अपनी भाषा में चिड़िया कहते हैं, शटल कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। अच्छा, हम लोगों ने देखी भी खूब होगी, कॉक देखी होगी ना, है ना, ये काय की बनी होगी, वैसे तो खेलते हैं, मतलब जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होंगे उसमें ये पंख की बनी होती है, पंख की बनी होती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार प्लास्टिक वाले ले आते हैं कि पंख टूट जाते हैं। ठीक है, अब वैसे तो वास्तविकता में ये बनी किसकी होगी, पंख की और रबड़ की बनी होती है। अभी इसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा कुछ वजन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये कैसा खेल होगा जरा बताएंगे, बैडमिंटन कैसा खेल होगा, इंडोर या आउटडोर? आउटडोर तो नहीं खेल सकते, लेकिन ये टैलेंट भारतीयों में है। हवा भी चल रही है तब भी हम लगे साहब खेला खेल। ठीक है, हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम लोगों ने साहब प्राथमिकता दी, पंख वाले नहीं दो, उड़ जाती है इधर उधर जाती है, डिस्टरबेंस है, हमको कौन सी दे दो, ऊपर जिसमें प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है वो वाली। ज्यादा नहीं उड़ती, उसमें थोड़ा सा वेट हो जाए, नहीं हल्की तो रहती है, वो तो पता है। अगली बात देखो, डॉब या डॉब याद रखेंगे, ये क्या है, तेज शॉट जो बहुत ही कम रैकेट के मूवमेंट से लगाया जाए। माने ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ घुमा के लगा रहे, जरा से यहाँ पे टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जरा से टेक्निक, जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा ना, कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग और सीधे 6 रन,
है ना। तो बस वैसे कि यहाँ पे हम रैकेट का ऐसा नहीं कि हम पूरे बॉडी को सबको मूवमेंट में लाएंगे, हल्के से शॉट से जब आप बहुत तेजी से शॉट लगाते हैं हल्की मूवमेंट से, उसे हम क्या कह सकते हैं, डॉब कह सकते हैं। ये बात हम यहां से याद रख लेंगे। ठीक है, अगली बात पे आओ। ये है आपके सामने चिड़िया। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि ये जो पंख से बनी होती है, कुल कितने पंख होंगे, गिरना फटाफट से। कुल जो पंख होंगे, वैसे तो पूछेगा नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। कुल पंख जो इनके होते हैं वो 16 होते हैं। बतख के बने होंगे। ठीक है, अगली बात देखो, अब जरा समझना यहां से कि इसका अच्छा वजन पूछ सकता है। हाँ ये समझ लो जरा, वजन पूछ सकता है भाई हमसे। जब क्रिकेट की गेंद का पूछेगा, हॉकी की गेंद का पूछेगा, तो बैडमिंटन में क्यों नहीं पूछेगा। तो आप इसका वजन याद रखेंगे, कितना वजन है, मात्र ग्राम में याद रखेंगे, लगभग 4.75 भी याद रख सकते हैं, नहीं तो बहुत सरल है, 474 से लेकर के 5.14 हो सकता है। कुछ यदि बुक्स वगैरह आप पढ़ते हैं या कहीं पे कंटेंट मिलता है तो वहां पे शायद लिखा हो 5.5 ग्राम, तो टेंशन मत लेना, है ना। एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो हम एक लगभग एक आइडिया देख रहे हैं। ये आपकी कितनी होगी, 4.5 से ले जाओ और सीधे सीधे 5.5 तक, यानी कि 4.5 से 5.5 ग्राम के बीच में होगी ये शटल कॉक, लगभग, है ना। तो इसीलिए ये जरा सी हवा में ये क्या इसमें मूवमेंट हो जाता है या इसकी स्थिति में बदलाव हमको देखने को मिलता है। ये मुख्य हथियार रहेगा खेलने के लिए। अभी एक चीज और है, बाकी है, अभी उसकी भी बात करेंगे। तो पूछ ले कि भाई इसका वजन कितना होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। बाद बाकी चीज ये है। हाँ अब जरा समझिएगा, ये जो बनाया जाएगा रैकेट, ठीक है, जिसको बल्ला भी कहते हैं, रैकेट जो बनाया जाएगा ये हल्की धातुओं का बनाया जाता है। होगा मेटल का, लेकिन बनेगा कैसे, हल्की धातुओं का बनाया जाएगा। भाई मेटल का नहीं होगा, हमने वैसे ही बना दिया इसको हल्के फुल्के, तो एक आधे दो शॉट में क्या करेगा, टूट जाएगा, मुड़ जाएगा। या फिर हो सकता है कि भाई हम कितना ताकत प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो पता चला कि साहब यहां से तो इनकी गर्दन टूट सकती है। चलेगा, देखते हैं। तो अब जैसे बात की जाए कि आपके सामने ये सारी स्थिति दिख रही है हमको, यहां से हमें ये सारी स्थिति दिख रही है। जरा आगे की बात करते हैं, देखिएगा। अब हमसे पूछता है इसका वजन बता दो, तो वजन बताएंगे आप लगभग या तो 85 या 90 से देख लो, 90 से 140 या 150 ग्राम के बीच में होता है। दोनों बातें याद रखेंगे, 140 भी देगा नहीं तो 90 से 150 ग्राम के बीच में हम इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ये इसका पूरा ओवरऑल वजन होगा। बाई चांस पूछता है कि नाम क्या है, तो ये तो नाम तो बच्चे बता देंगे। ठीक है, ये कौन है, हेड, ये कौन है, थ्रोट, ठीक है, गले मतलब गर्दन कहते हैं ना, ये यहां से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, सॉफ्ट। अच्छा, आपने शायद कभी सुना हो ग्रामीण क्षेत्र में या साफट शब्द का प्रयोग किया जाता है। साफट मतलब जोड़ने वाला, दो अलग अलग हिस्सों को एक दोनों को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा है उसको हम लोग साफ्ट कहते हैं, सॉकेट भी कहते हैं। और अपने देसी भाषा में, देसी शब्दों में साफट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के आदमी अंग्रेजी बहुत बेहतर जानते हैं। वो नहीं कह रहे हम तो भाई साफ्ट नहीं कह रहे, हम तो साफट कह रहे हैं। वो अलग ही कोच वो अमेरिकन और ब्रिटिश इससे ऊपर की है। ठीक है, तो देखिएगा जरा ये बात। अच्छा, ये सब धागे से सिला होगा, किससे सिला होगा, ये पूरा धागे से सिला होगा, मजबूत धागे होंगे। अब देखो, इस यदि हेड की बात करते हैं, इनको सबको हटा दिया जाए, यदि हम इस हेड की बात करते हैं तो इसकी पूरी जो लेंथ रहेगी वो लगभग कितनी रहती है, 11 इंच के आसपास रहती है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। ठीक है, और अगली बात देखें, यहां से इस पूरे जो साफ्ट की बात कर रहे हैं, ये आपके किसके आसपास रहेगी, 9 इंच के आसपास रहेगी। ये बात भी याद रखेंगे। अगली बात देखो, इस हैंडल की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, वो 27 इंच के आसपास रहेगी। तो ये आपको बात याद रखना है कि इसका जो वजन है वो लगभग 100 क्या, नहीं ऊपर नीचे हो गया, 1 मिनट रुको। हाँ, ऊपर नीचे पॉइंट हो गया। हाँ, हैंडल आपका 9 इंच का ही है। चौड़ाई लिखिए ना, 1 मिनट रुको। देखो ये देखो, हेड की पहले तो ये बात कर रहा है कि हेड की लंबाई कितनी है, तो आपने हेड की लंबाई बता दी 11 इंच। ठीक है, अब बात
अब बात ये कर रहे हैं कि इसकी जो चौड़ाई कितनी, ये हेड की ही है, ये चौड़ाई कितनी है, तो हम बताएंगे ये इसकी चौड़ाई है 9 इंच के आसपास, और ये पूरी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 27 इंच। अब ठीक है, ठीक है। अब जरा सुन लो एक बार फिर से कि आपसे पूछेगा कि बताइएगा जो हेड की चौड़ाई और इस हेड की लंबाई की बात की जाएगी तो आप 11 इंच आंसर कर देंगे। कितनी कर देंगे? 11 इंच आंसर कर देंगे। और इस पूरे शाफ्ट प्लस हेड की बात की जाएगी तो आंसर क्या कर देंगे? 27 इंच के आसपास कर देंगे। ये बात हम यहां पे याद रखेंगे, ठीक, यहां पे याद रखेंगे। तो जरा फिर से सुन लीजिएगा कि हमारे पास जो कॉक थी, कॉक की बात की जाएगी तो कॉक का कुल वजन कितना था, तो हम बताएंगे लगभग 4.5 से 5.5, है ना, ये तो था 4.5 से 5.5 ग्राम के आसपास था। अब कुल रैकेट का वजन पूछता है तो रैकेट का वजन कितना बता देंगे? 90 से 150 ग्राम के आसपास। यदि 150 नहीं दे रहा है तो अधिकतम हमको कितना देगा? 140 ग्राम वजन देगा। अच्छा एक बात और बता दो कि भाला का लगभग वजन हो सकता है हाँ ठीक है ना, 750 से 800 के आसपास है, कोई दिक्कत थोड़ा ना। तो ये कितना है? 750 से 800 ग्राम के बीच में रहेगा। हॉकी स्टिक का वजन बताया था, गेंद का वजन भी बताया होगा, 155 से 163। हाँ ठीक है, ये तो गेंद का हो गया। हाँ क्रिकेट की वो दोनों सेम है ना, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इतना ही 55 से 163 याद रखो। हॉकी स्टिक 350 से 400 ग्राम, दोनों गेंद का वजन लगभग सेम रहता है। अगली बात देखो, अब यहां से हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो आपसे जब रैकेट के बारे में पूछेगा तो आप जरा हेड की लेंथ और चौड़ाई बता दो, लंबाई चौड़ाई बता दो, और आपसे पूछेगा टोटल हैंडल और शाफ्ट की लंबाई बता दो, तो हम बता देंगे। अब देखो ये मैदान है अपने पास में, मैदान है, मैदान के बीचों बीच में क्या प्रयोग किया जाएगा, तो हमें पता है नेट का प्रयोग किया जाएगा, जहां से पॉइंट डिसाइड किए जाएंगे। अब जरा समझना, ये शायद आप बात कर रहे थे कि दोनों खिलाड़ी जब इस खेल की शुरुआत होगी तो दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के क्रॉस में स्थित होंगे या खेलेंगे। अच्छा बात आती है कि साहब इस मैदान की जो लंबाई चौड़ाई की बात आएगी तो आप बताएंगे इस मैदान की जो लंबाई रहेगी, लंबाई यही तो रहेगी किसमें? नोट्स में नहीं है तो आकार दिया है क्या? देखो जरा, मेजरमेंट दिया है? नहीं है, चलो तो ये ऐड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीजें छूटते चलेंगे आप बस बताते चलना, वो आपको अगले पेज में ऐड होकर के मिल जाएंगे, है ना। तो देखें, लेकिन यहां पे छोड़ नहीं सकते ना, उसमें तो शायद नहीं ध्यान दे पाया होगा, चलेगा। देखो अब यदि हमसे पूछता है कि फिट में बता दीजिएगा तो आपको सरल तरीका बता दे पहले याद करने के लिए कि आप याद रखेंगे कि हमारे पास में फुटबॉल खेलने के लिए कम से कम एक प्लॉट या जगह चाहिए जिसका आकार कितना हो? 17x44 हो, ठीक है। 17 क्या रहेगी? चौड़ाई रहेगी, लंबाई चौड़ाई होती है वैसे तो, इसको सब हटाओ क्योंकि लंबाई चौड़ाई का आंकड़ा हमको आसानी से याद रहता है ना। तो आप बताएंगे 44/17। ये आप एक आंकड़ा याद रखेंगे, ये आपके मैदान की यानी कि बैडमिंटन के मैदान की फुट में साइज की बात हो गई कि आपको कितना बड़ा मैदान चाहिएगा, कि हमें 44 फीट लंबाई का और 17 फीट चौड़ाई की एक जगह चाहिए, तब हम ये खेल खेल पाएंगे। यदि नहीं है तो आराम से घर पे बैठो, ठीक है। लेकिन हम अपने घर की छत पे ही खेल लेते हैं, हम क्या कम टैलेंटेड हैं? तो आप याद रखेंगे कि ये तो लंबाई फीट की बात हो गई, और जब मीटर की बात आती है तो आप बताएंगे 13 बाई लगभग 5.25 या 5.18 मीटर में याद रख लीजिएगा। ये इसकी लंबाई में बात होगी मैदान की, ठीक है। मीटर में और फुट में हम दोनों में याद रखेंगे, फुट में हमें आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो 44/17 इसका पूरा मेजरमेंट रहेगा। ये बात हम याद रखेंगे किसके? फुटबॉल के मैदान के बारे में। क्या ये मीटर में उसी की है, मीटर में है वो। अब देखो यहां से, अब ये अभी करंट का क्वेश्चन है, एक करंट का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। हाल ही में अपने देश में, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां बनाई गई? लखनऊ में। पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां बनाई गई? लखनऊ में है, सही बता रहा है। कहां पे बनाई गई है? लखनऊ में बनाई गई है, उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। कहां पे बनाई गई है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। ये अभी हाल ही में बनी है, आपकी क्या नाम है, मेरे हिसाब से नहीं तो जनवरी के लास्ट सप्ताह में अनाउंसमेंट किया गया था या बनाई गई थी। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछे बताओ भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है।
अगले पॉइंट पे आओ जरा। यदि हम बात करते हैं, अभी हाल ही में ओडिशा में ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है, ठीक है, तो 2022 की बात कर रहे हैं, तो करंट का क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपके मेंस सिंगल में किस खिलाड़ी ने इस खिताब को या टाइटल को जीता है? तो नाम बहुत बढ़िया है, इनका नाम है किरण जॉर्ज। कहां के हैं साहब? केरल के हैं। देखो हम लोग यहां तो नहीं, आपको भाई मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का खेल और खेल के साथ साथ उनका संबंध किस जिले से है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहती है और क्वेश्चन कभी कभी पूछे भी जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल पूछ रहा होगा, तो ये हम यहां से याद भी रखेंगे, उस समय जब पढ़ेंगे हो सकता है 1-2 गेम के बाद में हम लोग एमपी स्पोर्ट्स ही कवर करेंगे, चलेगा। तो देखें, तो अभी पूछेगा कि बताओ 2022 में हाल ही में ओडिशा, अच्छा ओपन टूर्नामेंट का आयोजन कहां हुआ, पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा, तो आप बताएंगे ओडिशा में हुआ। अब पूछ रहा है बताओ मेल सिंगल में विजेता का नाम बता दीजिएगा, तो किरण जॉर्ज। अब देखो किरण जॉर्ज ने किसको हरा दिया, किरण जॉर्ज ने, इसने अब पता नहीं चला कि इसको हम अपन लोग पढ़ने वाले नहीं तो प्रियांशु राजावत को ढंग से ट्रेंड करके पहुंचाते, क्योंकि ये अपने ही मध्य प्रदेश का खिलाड़ी है, तो ये क्वेश्चन के लिए तैयार रहेगा आने के लिए। हाँ तो अब देखो, अब देखें कि क्वेश्चन क्या आएगा, बताइएगा कि प्रियांशु जो राजावत हैं इनका संबंध मध्य प्रदेश के हैं, सही है, किस खेल से है, तो आप बताएंगे ये इनका संबंध है बैडमिंटन से। कोई ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए फलाने खिलाड़ी का नाम देकर के उनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर क्या कर देंगे, मध्य प्रदेश से है, ठीक है। अच्छा किरण जॉर्ज ने पराजित कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 2021 में इनके द्वारा एक कंपटीशन जीता गया था, एक प्रतियोगिता जीती गई थी, और वो जीतने के लिए कहा, भारत में नहीं जीती, वो जीती थी इन्होंने यूक्रेन में, उसका आयोजन किया गया था, कहां पे, यूक्रेन में, यहां लिखा भी होगा। 2021 में प्रियांशु राजावत ने यूक्रेन बैडमिंटन इंटरनेशनल खिताब जीता था। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है पूछ ले कि बताइए मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने, या पूछ लेगा कि बताइए 2021 यूक्रेन बैडमिंटन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था, तो आंसर क्या कर देंगे, प्रियांशु राजावत, ठीक है। अगली बात देखो, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा परीक्षा को लेकर के, क्या है, सबसे कम उम्र की BWF सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, या ओडिशा में जिस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ 2022 में, उसमें सबसे कम उम्र की जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो देखो उनका नाम है उन्नति हुड्डा। और आप जरा समझना कि जो हुड्डा सरनेम है ये कहां, हरियाणा में मिलेगा, तो ये कहां की हो गई, और क्या, हाँ तो ये 2022 इसलिए तो चल रहा है, तो आप देखेंगे ये कहां की है, हरियाणा की। मतलब आपको ये अभी करंट में हुआ, तो मैंने कहा चलो मिल ही गए तो इनको भी पढ़ा ही लेते हैं, है ना, बाद में आप कहां ढूंढते फिरोगे। तस्मीर मीर बनी, वो 21 की बात है, इसी में 21 में भी वो जीते थे, अभी आया ना, हाँ चलेगा, हाँ लीग का नाम है ये सुपर 100, हाँ उसी के अंतर्गत है, 19 अंडर 19 में है, सभी नाबालिग खेल रहे हैं, ऐसा याद रख लो, ठीक है। अगली बात देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन बन गया कि बताइएगा कि आपके सुपर 100 में या अंडर 19 के आपके मेंस सिंगल में विजेता खिलाड़ी का नाम बता दो, किरण जॉर्ज, और किरण जॉर्ज का संबंध किस राज्य से है, केरल राज्य से। देखो केरल के 2-3 खिलाड़ी, तो 2-2 खिलाड़ी तो आपने याद ही कर लिए, एक खिलाड़ी का नाम और बता देना केरल के, श्रीजेश, कौन सा खेल खेलते हैं, हॉकी, चलो गोलकीपर। अगली बात देखो, तो अभी हाल ही में सबसे कम उम्र की बैडमिंटन खिताब जीतने वाली अंडर 19 प्लेयर कौन बन गई है, इनका नाम है उन्नति हुड्डा, मात्र 14 वर्ष की उम्र में, कितने साल की है, 14 साल की, ये भी बात हम यहां से याद रखेंगे, चलेगा। देखो अब ये क्वेश्चन कुछ हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से या संगठन से हमसे पूछ ले कि पहला क्वेश्चन ये पूछ ले, बताओ कि भाई BWF का फुल फॉर्म बता दो, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बताएंगे। अच्छा इसका पुराना नाम क्या था, WIF ये था, कहां चलेगा, IWF था, तो इतने ऐसे ऐसे करके एक बात तो चलो मुझे पता चल गई अब कि मेरी हालांकि ऐसी कोई बातचीत नहीं है आयोग में, यदि किसी से होती तो मैं आप सब लोगों का पेपर एक साथ करवाता, सबका सिलेक्शन हो जाता, एक क्वेश्चन आप बताओ, अगला आप बता दो, मतलब सब मिलजुल करके कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ही जाते,
ये पूरा भरोसा मुझे अब हो गया है ना। तो आप बताएंगे IBF, ठीक है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। और अब ये बन गया आपका, अच्छा किस वर्ष बना था? IBF से BWF बना दिया 68। मैंने सोचा आप लोगों ने कल गुस्से गुस्से में जा खूब पढ़ा होगा, ऐसा नहीं। तो ये तो कल की बात है क्या? अच्छा 36 में। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, प्रश्न क्या था? क्वेश्चन ये था कि IBF से आप क्या बना रहे हैं? BWF बना रहे हैं। ये 2005 में बनेगा। कब बनेगा? 2005 में। समझो बात को, क्योंकि नाम बदला है, व्यवस्थाएं IBF की जब पूछेगा तब 1934 लगाएंगे, तब 1934 लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। जब इससे पूछेगा ये कब अस्तित्व में आया तो आंसर कर दो 1934, और यहां से ये कब बना तो आंसर कर दो 2005। हाँ, अभी तक हेडक्वार्टर कहां था इसका? 34 से लेकर के 2005 तक इंग्लैंड में था, और अब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। अच्छा, आप यही देख के बता रहे थे क्या 1934? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो ठीक है। अब देखो IBF इसी का पुराना नाम था, तो IBF बन गया अपना कब? एक मिनट रुकना। IBF बना अपना 1934 में, और ये इंग्लैंड में रहेगा। कब तक रहेगा? 2005 तक। 2005 के बाद हमने इसी का नाम बदला, IBF का नाम बदला, और क्या रख दिया? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन नाम रखा। कब किया गया? 2005 में किया गया। और 2005 में हमने इसका हेडक्वार्टर भी बदला, इंग्लैंड से लेकर के कहां लेकर के आ गए? कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी में, यहां लेकर के आए। अब पूछेगा अभी इस समय इसके चेयरमैन कौन है? तो पॉल एरिक होयर लार्सन। क्या नाम है? ये हटाओ, क्या नाम है? पॉल एरिक होयर लार्सन, ठीक है। आप, हाँ, आप क्या याद रख लो? होयर लार्सन याद रख लो, ठीक है। ऐसे करके याद रखेंगे, एक दो नाम याद रखो, लिखे हुए मिलेंगे, लिखना आपको है नहीं, चलेगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि आपके IBF की स्थापना 1934 में आपने ब्रिटेन में कर दी, हमने IBF का नाम बदला BWF कब? 2005 में, और 2005 में हेडक्वार्टर कहां आ गया? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो होयर लार्सन। कौन है? होयर लार्सन है। ये नाम हमें यहां से याद रखेंगे, चलेगा। अगली बात देखो, कुछ खिलाड़ियों की जैसे बात कर लेते हैं, भारत के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए इस खेल से संबंधित, उनकी जरा बात कर लेते हैं। तो क्या क्या चीजें हमें याद रखना है, चलिएगा जरा समझते हैं। सबसे पहले कुछ खिलाड़ियों के नाम है, लिस्ट है। जैसे साइना नेहवाल हम सब जानते हैं, PV सिंधु को हम सब जानते हैं। ये नाम पुराना नाम है, खूब चर्चा में था, ज्वाला गुट्टा। ऐसा नहीं सोचना कोई डाकू वाकू का नाम है, हाँ, ये महिला खिलाड़ी हैं, सही बात है। किदाम्बी श्रीकांत खूब फेमस खिलाड़ी रहे हैं। अरे आ जा जरा। अगली बात देखो, अजय जयराम, साई प्रणीत, सौरभ वर्मा, सुमित रेड्डी। अभी अपन सभी खिलाड़ियों के बारे में, मन्नू अत्री, इनका भी नाम याद रखेंगे। अत्री, इनका भी नाम याद रखेंगे, ये भी खूब पूछे गए, मतलब पुराने खिलाड़ियों में नाम आएगा। तो चलो देखते हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये दोनों जो, चलो एक बात बताओ, ये इन दोनों ने कहां पे ट्रेनिंग ली थी? पुलेला गोपीचंद। इन दोनों के एक ही गुरु हैं, उनका नाम क्या है? पुलेला गोपीचंद। ठीक है, हाँ, सम्मानित किया गया है। अब देखो, ये है ज्वाला गुट्टा, देख लो जरा ढंग से, ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत, ये इनका नाम क्या है? किदाम्बी श्रीकांत। आगे देखो, ये है, अच्छा चलेगा, ये है अजय जयराम। अगली बात देखो, ये है आपके पास साई प्रणीत, बाद बाकी आपको वो सौरभ वर्मा। बस ये ऐसे ही बता रहे हैं कि आपको थोड़े से नाम याद हो जाएंगे, सौरभ, सुमित चौधरी और मन्नू अत्री। अगली बात देखो, अब कौन कौन से टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? तो टूर्नामेंट की जब बात की जाएगी तो आप यहां से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछे गए, जैसे नारंग चड्डा, पूरा एक साथ याद रख लो, ऐसे भी याद रख सकते हो। सुनिएगा, एक अमृत नाम के व्यक्ति हैं, वो नारंगी चड्डा पहने हैं, याद ही तो रखना है अपने को, क्या करें, है ना। अमृत सिंह नारंगी चड्डा पहने हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अच्छा उबेर कब पूछेगा? ये भी पूछा गया कई बार, किस से संबंधित है, महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए है,
ठीक है, तो महिलाओं के लिए उबेर कप है, याद रखिएगा। अच्छा, चाइना कप, चाइना कप किससे संबंधित हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित है। बाद बाकी और आपको जरा बताते हैं, इतने में नहीं ये बात होगी। अब जरा इसको सुनिएगा कि यदि हम बात करें थॉमस कप को लेकर के, तो प्रश्न पूछ सकता है कि भाई बता दें इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो अब आप बताएंगे कि साहब आपने बैडमिंटन और देश को दोनों के एक ही वर्ष में शुरुआत कर दिया, यानी कि थॉमस भी आजाद हो गया, भारत भी आजाद हो गया। तो 1947 1947 से इसकी क्या कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं। और पूछेगा कि बताओ थॉमस वर्ग में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, तो ये सिर्फ मेल यानी कि पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों के लिए ही तय किया गया। अब जितने भी ये टूर्नामेंट हैं ये 3-3 वर्ष के अंतराल बाद होंगे। हो सकता है अपने दिमाग में बात आए और हमें नहीं पता तो हम 4 साल लगा देंगे आसानी से, अपन कहेंगे इतना सरल था, क्यों पूछता है बार बार। तो आप याद रखिएगा इनका आयोजन कितने साल के बाद होगा? 3 वर्ष के अंतराल बाद किया जाता है। अगले पॉइंट पे आ जाओ जरा, आगे की बात करेंगे। कुबेर ही लिख दिया, उबेर कप, उबेर कप चलेगा। अब जरा समझना, आपने उबेर सुना है? वैसे तो कहां सुना है? हाँ, उबर सुना ना, टैक्सी उबर है, अपन उबेर बोल रहे हैं उसको। उबर को क्या बोल रहे हैं? उबेर बोल रहे हैं। भारत का आदमी कुछ को कुछ भी बोलता है, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि सामने वाला समझ भी जाता है, जैसे आप लोग समझ गए, है ना। अगली बात देखिए। हाँ, अगली बात देखो। तो अब हमने क्या याद रखा? अच्छा, महिलाओं की सेफ्टी की जब बात आती है तो उनको अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, यानी कि टेम्पो वगैरह से नहीं जाना चाहिए, उनको हमेशा टैक्सी हायर करके जाना चाहिए। तो कैसे जाओ? टैक्सी से जाइएगा। तो आप जाएंगे उबर कैब हायर करेंगे तब जाएंगे। और याद रखेंगे 10 साल बाद, शुरुआत पहले हमने पुरुष खेल की कर दी, पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों की कर दी, और अगले 10 साल बाद महिला खिलाड़ियों की शुरुआत करेंगे। तो अगले महिला खिलाड़ी की शुरुआत कब होगी? 1957 में। और उबर कप का संबंध किससे? सीधा सीधा महिलाओं से है, महिला खिलाड़ी शामिल होंगे। सेम स्थिति रहेगी, यानी कि याद कैसे रख सकते हैं? थॉमस और उबर कप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है? अंतर है कैटेगरी का। ये मेंस के लिए है, ये फीमेल्स के लिए। ये 47 है, ये 57 है, ठीक है। दोनों में एक ही बात कॉमन होगी, कितने कितने टाइम पीरियड के अंतराल में? 3-3 वर्ष के अंतराल में इनका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। अगली बात देखो, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। यदि वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करेंगे, अब जरा समझना, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो पुरुषों की भी होगी और महिलाओं की भी होगी, यहां पे तो कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ठीक है। शुरुआत कब कर रहे हैं? अब देखो इनका लकी नंबर 7 है, याद रख लो, छोड़ ही नहीं रहे हैं पीछे, ठीक है। 1947 और आपका 1957 और ये आ गया 77, दोनों वर्ग के लोग शामिल होंगे, दोनों खिलाड़ी शामिल होंगे। कितने अंतराल के बाद बात की जाएगी? प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल के बाद बात की जाएगी, है ना। अगली बात देखते हैं, आगे की बात देखी जाए तो आगे क्या याद रखेंगे इसमें? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1899 में। कब हुई थी? 1899 में। और याद रखना ये सबसे फेमस टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। किस खेल में? तो आप आंसर कर देंगे बैडमिंटन में, ठीक है। अब जरा फिर से सुनिएगा, हमने थॉमस उबेर वर्ल्ड चैंपियनशिप याद किए, नाम याद रखना है तो अभी हमने पीछे चर्चा की थी, एक बार उनको दोहरा लेंगे। तो थॉमस और उबेर कप की शुरुआत कब हुई और कौन किस वर्ग के या किस कैटेगरी के खिलाड़ियों से संबंधित है? वर्ल्ड चैंपियनशिप 1977 याद रखेंगे, दोनों कैटेगरी के खिलाड़ी खेलेंगे। और इंग्लैंड चैंपियनशिप की बात की जाएगी, ये सबसे फेमस भी है क्योंकि ये नेशनल लेवल पे इसका आयोजन किया जाता है। क्योंकि इसकी शुरुआत भी कहां से हुई थी खेल की? तो आपको पता है इंग्लैंड से हुई थी, तो हम यहां से याद रखेंगे। जरा एक बार फटाफट से हम उनका, हाँ दोनों के लिए, वो दोनों के लिए इसका भी 3 साल का अंतराल रहेगा। अब देखो हमने बात किया नारंग कप हो गया, हमने पढ़े, ये पहले कई बार पढ़े हैं। नारंग कप पढ़ा है, चड्डा कप पढ़ा है, अमृत दीवान कप पढ़ा है, इंडियन ओपन कप है, चाइना ओपन है, उबेर कप है, और ये कोष्टक में लिख देंगे ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। अमृत दीवान, हाँ दीवान अलग मत कर देना। अब देखो यहां से, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगली बात को जरा समझें कि थॉमस कप पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप है। अब देखो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो आपको पता होगा इनका नाम क्या है? प्रकाश पादुकोण। देखो पहला क्वेश्चन है, वैसे तो अब आपको ये नाम याद हो गया। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बताएं भारत के सबसे बैडमिंटन के सफल खिलाड़ी कौन रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि साहब इनका नाम क्या है? प्रकाश पादुकोण। पुराने समय की बात कर रहे हैं क्योंकि शायद आपको ऐसा याद है कि इन्होंने ओलंपिक में कुछ बेहतर प्रदर्शन किया था क्या? 1976 में, 76 सही याद है? हाँ सोच लो, चलेगा 1 मिनट में फटाफट से। ये ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे थे,
1978 होना चाहिए, 8 है ना, हाँ 1978 है। अगली बात देखो, अब हम इनका भी नाम याद रखेंगे क्योंकि इनका अच्छा खासा उस समय जलवा था आपके इस बैडमिंटन खेल में। तो पूछ ले, बताएं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? प्रकाश पादुकोण बने थे। अब अगली बात पे आओ, विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये सब जगह गलती हुई, बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली एक सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीतने वाली, मतलब दोनों जीत रहे हैं, जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर कर देंगे साइना नेहवाल। साइना नेहवाल, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कभी कभी एग्जाम में। एक तो याद रखेंगे विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप पहला खिताब, दूसरा खिताब क्या है? सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय महिला, नाम याद रखेंगे साइना नेहवाल। अब पूछेगा ये कब की बात है? तो बात आजकल की नहीं है, 2009 की है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि ये पहली बार का है इसलिए एग्जाम में हो सकता है कभी हमसे पूछ ले, ठीक है। तो ओलंपिक में भी बैडमिंटन में पहला मेडल कौन सा? महिला कैटेगरी में पहली बार दिलवा रही हैं, क्योंकि इनसे पहले एक खिलाड़ी दिलवा चुके हैं, ब्रॉन्ज भी दिलवाया था प्रकाश पादुकोण के द्वारा। अब अगली बात देखो, तो आप ये तीनों बातें याद रख लेंगे जरा यहां से एक साथ से, कि आपके प्रकाश पादुकोण पहली बार आपके ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट या चैंपियनशिप को जीत रहे हैं। फिर उसके बाद पूछेगा सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनेगी? साइना नेहवाल बनेगी। फिर पूछता है विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? तो उनमें भी नाम हम क्या आंसर कर देंगे? साइना नेहवाल का आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, साइना नेहवाल ने 2012 के ओलंपिक में, जो कहां आयोजित हो रहा है? लंदन में, वहां पे इन्होंने क्या जीत लिया? यहां पे रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया पहली बार का, ठीक है। अगली बात समझना, तो यहां पे लिखा भी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनेंगी। अच्छा, इनके बाद फिर किस खिलाड़ी ने मेडल दिलवाया था? पीवी सिंधु ने दिलवाया था। अगले ही ओलंपिक में या एक आधी गैप कर दिया था? तो हमें पता है 12 के बाद कब होगा? 16 में। तो आप हाँ, रियो ओलंपिक में इनके द्वारा मेडल दिलवाया गया था, ये बात हम यहां से याद रखेंगे। लेकिन मेडल कौन सा था? सिल्वर मेडल था, यानी कि थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया उन्होंने। और इनके ही द्वारा पीवी सिंधु के द्वारा 2020-21 में हम याद रख लेंगे ब्रॉन्ज दिलवा दिया आपको, ब्रॉन्ज दिलवा दिया, ठीक है। किसने? तो आप बता देंगे पीवी सिंधु ने, चलेगा। अच्छा, अगली बात देखते हैं, ये आपको सब पीवी सिंधु के बारे में जानकारी यहां पे लिखी मिलेगी। ये पुलेला गोपीचंद की बात है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। अब देखो, जैसे बात की जाए कि बैडमिंटन अभी इन पे कुछ समय के लिए स्टे टाइप की लगा दी गई थी, रोक दिया गया था इन खेलों की, इन चैंपियनशिप को 2020 और 21 के समय में, ठीक है। तो ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है नहीं विशेष। यह टूर्नामेंट अधिकतर अगस्त के आयोजन में होगा, वो छोड़ो, अगले पॉइंट पे आओ। अब देखो जरा कि यदि हम लोग आगे की बात करें तो आपको इसमें और कौन कौन से पॉइंट है जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो पढ़े वो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, इनको जरा समझते हैं। यदि हम बात करें बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो आयोजित की गई थी स्पेन में, या आप याद रखते हैं स्पेन का शहर है हुआवे, ठीक है, वहां पे आयोजित की गई थी। कौन सा स्टेडियम? मारिन स्टेडियम, ये भी नहीं याद रखना, ठीक है। अब जरा समझो कि यहां से टोक्यो ओलंपिक के लिए कई सारे खिलाड़ियों को क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिला या उनको सर्टिफाइड किया गया था। हमसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि जितने भी बैडमिंटन में जितने, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। जितने भी पहले आपके टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी हैं, उनके लिए जो आप चैंपियनशिप का आयोजन करवा रहे थे उस जगह का नाम बता दो, तो क्या बताएंगे? स्पेन के हुआवे। अब ये क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया कि बताओ बैडमिंटन पहली बार ओलंपिक में शामिल किस वर्ष किया गया था? बैडमिंटन पहली बार ओलंपिक में, बैडमिंटन पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? शायद कल की बात है, बहुत लेट किया था, हाँ नहीं सही जा रहा, लेट किया था, ये सही बात है। 87 तो नहीं है, देखे नहीं, 1993 जी याद आ गया, याद आ गया कि देख लिया था। तो आप वैसे पहली बार के लिए देखो 72 भी यदि याद आ रहा है
बिना किसी मदद के तो भी सही है, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप मेरे हिसाब से आप देखो कैसे याद रखो, 1972 याद रखो, पहली बार हमने प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया था। उसके बाद आप सीधे 20 साल आगे बढ़ जाओ और 1992 में चले जाओ। यहीं से हम 2 ही वर्ष याद रखेंगे, 1972 1972 में पहली बार हमने इसको प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया, और अगले 20 साल बाद आपने इसको परमानेंट खेल के रूप में शामिल कर लिया था। किसमें? आपने ओलंपिक में। शायद ये मैंने कल पढ़ा दिया था, है ना। चलेगा, तो आप ऐसे करके याद रखो 72 और 92, ठीक है, आसानी से याद रह जाएगा। वैसे तो ये मेरे हिसाब से नहीं, हाँ 68 में, 78 की बात है, 88, हाँ फिर 92, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ओलंपिक में जीत रहे हैं, तो वो 78 में शामिल होगा। 92 में इसको ऑफिशियली तरीके से किया गया होगा, जो कुछ भी, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ओलंपिक में इसको व्यवस्थित खेल के रूप में शामिल किया गया था 1992 में, ठीक है, ऐसे करके याद रखो। अगली बात देखो, इस चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, या स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा भी आयोजित किया जाता है, ऐसे करके याद रखो। इस टूर्नामेंट या चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं यहां से, ठीक है। अगली बात देखो, अब यहां से देखे बात की जाए कि वर्ल्ड फेडरेशन, ये तो आपने पढ़ लिया है ना, ठीक है। ये पूरे, जैसे यहां से भी देख लो इसको, ये पूरी संस्था का काम यही है, क्या काम है कि पूरे खेल का रेगुलेट करना, और इसका हेडक्वार्टर आपने मलेशिया कुआलालंपुर में बना दिया है, और कब से बना दिया ये भी आपको पता है, ठीक है। अच्छा, यहां से थोड़ा सा हम याद रखेंगे, यहां पे आप याद रखेंगे IBF, यहां से हम लोग याद रखेंगे क्या, IBF। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये डेट इसी की है। इस समय जो स्थापना की गई थी वो आपके BWF नहीं बनाया गया था, यहां पर आपका BWF हम लोग जानते ही नहीं थे, इस वर्ष की बात कर रहे हैं, हम जानते ही नहीं थे, तो हम यहां पे याद रखेंगे ये IBF के समय की बात है। जब इसकी बात की जाएगी ना, तो आपको एक ही वर्ष याद रखना है, 2005, और ये वर्तमान के इसके चेयरमैन हो गए, जिनकी अभी हमने बात कर ली थी, ठीक है, चलेगा। अब देखो कि बात कर लें थोड़ी सी MP के बारे में, कि भाई इस खेल का अपने मध्य प्रदेश में क्या विशेष प्रभाव है। तो मध्य प्रदेश में तमाम जगह इसकी एकेडमी वगैरह चल रही हैं, वर्तमान में संचालित हैं। तो बैडमिंटन के लिए MP में जबलपुर, इंदौर, रतलाम, ग्वालियर, भोपाल सब जगह है, याद रखो। लेकिन आपका ग्वालियर का सबसे बेहतर है बैडमिंटन के वाले, तो हाँ, तो ये याद रखेंगे मध्य, हाँ, आप बैडमिंटन का हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछेगा तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, ग्वालियर करेंगे, ये बात याद रखेंगे। बाद बाकी स्टेडियम सब जगह है, हेडक्वार्टर के तौर पे आप ग्वालियर में याद रखेंगे। देखो जबलपुर में बैडमिंटन एकेडमी, मध्य भारत करके क्वेश्चन बनता है, तो आपके मैं बता देता हूं, आपने देखा भी होगा कहां पे, अपने ग्वालियर में जो जीवाजी यूनिवर्सिटी से हम लोग AG ऑफिस की तरफ चलते हैं, हाँ, पुल से उतरते हैं उस समय आप, हाँ, तो उसी के समय, उसी के आसपास में बना हुआ है, हाँ, दोनों है वहां पे। तो ये अपने क्या, हाँ, वहीं पे बैडमिंटन एकेडमी बनाई गई है, चलेगा। आगे देखो, अब देखो मध्य प्रदेश में पूछता है कि बताइएगा कि MP में, इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकता है, MP में हम बैडमिंटन खेल की शुरुआत जो है वो कब से कर रहे हैं, तो आप बताएंगे 1946 से कर रहे हैं, 1946 से कर रहे हैं, ठीक है। अब 1946 से की गई थी, यानी कि आपने जो बैडमिंटन एसोसिएशन बनाया गया था, यानी कि मध्य प्रदेश में जो बैडमिंटन एसोसिएशन बनाया गया था, उसका हेडक्वार्टर आप कहां बता देंगे, जबलपुर में बता देंगे, ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, और पूछेगा मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग इनके बारे में और आराम से पढ़ेंगे, अभी तो मात्र जब ये पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा हो जाए। अब देखो जरा, 1948 में ये आ गया, 1948 में अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला देखो, अब कितना कंफ्यूजन हमें वो कर सकता है, कितना कंफ्यूज हमको कर सकता है। एक बार एग्जाम में, माना कि अपना तो खैर ऑफलाइन होता है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं है, कि एक शिफ्ट में पूछ लेता है, बताइएगा मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन कहां बनाया गया है। अब आंसर हमने जो कुछ भी करके आए अपने स्वविवेक से, फिर अगले शिफ्ट में पूछता है, बताओ मध्य भारत बैडमिंटन एकेडमी का हेडक्वार्टर एसोसिएशन कहां पर है। अब अपन टेंशन में है, तो याद रखो दोनों चीजें अलग अलग है, क्योंकि जब क्वेश्चन अलग अलग है तो आंसर भी अलग अलग बनेंगे। तो आप कैसे याद रखोगे कि आपका मध्य भारत का, यानी कि ग्वालियर का महत्व ज्यादा है किसके मामले में, बैडमिंटन के मामले में, किसकी तुलना में, जबलपुर की तुलना में। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया है, ग्वालियर में बनाया गया। लेकिन खेला कब से जा रहा है, 1946 से
कहाँ? जबलपुर में आप बताएंगे। और बाद बाकी इंडोर गेम तो हमने कई डिस्ट्रिक्ट में बना दिए, इंडोर गेम तो कई जिले में बना दिए, वो भी हम यहां से याद रखेंगे। अब ये फैक्ट भी अच्छा बन सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या है कि मध्य प्रदेश अपने देश में पूछेगा, भारत में पूछेगा कि बताओ हमने इन खेलों की शुरुआत कहां से और किसके द्वारा की गई थी। तो आप बताएंगे इस खेल की शुरुआत तो भाई जितने भी खेल हैं उनकी देन तो सब यही है, ठीक है। इनके चक्कर में कई हजार कई लाखों भारतीय बालक बेचारे खूब पिटे हैं, क्यों? का खेल सिखा गए। अब खेलने जाएंगे तो लौट के आओगे तो क्या होगा? सेवा होगी, ठीक है। अगली बात देखो, तो बैडमिंटन की बात करेंगे, सब खेलों की देन यही है। तो इन्होंने शुरुआत कहां पे की थी? पूना महाराष्ट्र में की थी, ये बात याद रखेंगे। और वहां पे ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल था, ये बात याद रख लीजिएगा। कौन से? पूना, बिल्कुल पूना में। तो भाई देखो जरा, ये बात सिर्फ पूना की कर रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं की जा रही, क्योंकि पूना इनका हेडक्वार्टर रहा, इनका मुख्यालय रहा, तो वहां के लोग इनको देखा देखी सीखने लगे। तो वहां के लोगों में एक जागरूकता ऐसी आई कि इस खेल को हम भी सीखें। और भारतीयों की ये तो बड़ा अच्छा टैलेंट है कि तुम जरा कुछ नया करके तो दिखाओ। हाँ, तो बस। और अच्छा, ज्यादातर खेल, क्योंकि देखो अंग्रेजों ने सबसे पहले कहीं ना कहीं फोर्स के, सेना के माध्यम से अपने यहाँ की व्यवस्थाओं पे हैंडओवर करना शुरू किया था, तो उनके सैनिकों ने ही सभी खेलों की शुरुआत की है। अच्छा, सैनिकों का जलवा था, दबदबा था कि साहब जहां भी जाएंगे, क्योंकि सेना है, आप लोग डीएसपी बन गए, फिर क्या है? फिर तो आप तब बताओगे ना कि अब बन गए, तब बताएंगे, अभी क्या बता दें, ठीक है। क्या हो सकता है अभी तो हम सोच ही नहीं सकते। हाँ, अब देखो, अब जरा सुनिएगा, तो आप बताएंगे कि बताएं कि भारत में इस खेल की शुरुआत कहां से होती है? तो पूना से। कब से हुई थी? तो आप बताएंगे कि इस खेल का जो प्रचलन था वो 1850 के समय में बहुत अपन कह सकते पीक पे था, है ना। अब जरा देखो कि आपसे पूछ लेगा कि बताओ शुरुआत अंग्रेजों ने करवाई, कहां से करवाते हो, किस समय की बात है? तो हम ये सारी बातें एक साथ याद रखेंगे, 1850 की बात है, और ये सबसे पहले पूना में खेला गया था। और अंग्रेजों के देखा देखी वहां पे कई सारे लोगों में इस खेल की लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो चुकी थी, ठीक है। अब देखें, अब बात करें कि आपके थॉमस कप की शुरुआत, ये सब मैंने यहां 47 लिखा है, 47 है, ठीक है। बाद बाकी ये सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, चलेगा। अब इसके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।